नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 24 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 25वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जीन पियाजे साहब के बारे में। यानी कि इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसके भी बारे में हम लोग विस्तार तरीके से देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आज की ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे और वीडियो को आप बिल्कुल स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। और आपसे एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल अपने साथ पेपर और पेन को लेकर के बैठिए, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चले, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में भी थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जीन पियाजे साहब के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद इनके जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम लोग विस्तार तरीके से देखेंगे। बात करें दोस्तों जीन पियाजे साहब के बारे में, तो देख सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो जीन पियाजे साहब थे, जो कि स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने बच्चों तथा आसपास के बच्चों पर संज्ञान अथवा मानसिक विकास का अध्ययन किया था। इनका मानना था कि बच्चों में जैसे जैसे जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट को बना लेते हैं। यहीं पर आपसे बार बार ये क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो जीन पियाजे साहब के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उसे हम अन्य और किस नाम से जानते हैं। तो आपको उत्तर में बिल्कुल ये सही करना है कि इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत और भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम कभी कभी आपसे क्वेश्चन में दे करके एक चौथा नाम भी दे देता है, जो कि नहीं होता है, और वही आपसे पूछता है कि जो आप विकल्प देख रहे हैं चारों, इसमें से एक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का नाम नहीं है, तो वही आपको उत्तर सही करना होता है। तो अगर कहीं ना कहीं आपको ये तीनों नाम याद नहीं होंगे तो ये भी क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है, यहीं से आपके एक क्वेश्चन बिल्कुल फंस जाने वाले हैं। बात करें अगले नंबर पर, देख सकते हैं कि जीन पियाजे साहब ने एक परिभाषा भी दी है बच्चे के संबंध में। तो यहां पर देख सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये आपका लाइन डायरेक्ट आपके सीटेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ चीजें बिल्कुल बतानी है नहीं, इसे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट डाउन करके रख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगले नंबर पर हम लोग बात करें इनके कुछ जो संप्रत्यय थे, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास के कुछ संप्रत्यय थे, उनके बारे में अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं इसमें आपका नंबर 1 पर आ जाता है अनुकूलन, यानी कि एडाप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। अगर अनुकूलन की परिभाषा आपसे पूछ ले तो आपको उत्तर में बिल्कुल यही सही करना है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन की जो प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है। ये भी आपको पॉइंट्स बिल्कुल याद करके रखना है, क्योंकि आपसे ये हर बार सीटेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अनुकूलन की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि अनुकूलन की जो प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है, जो कि 2 तरीके से होती है। ये कैसे होती है इनके बारे में भी हम लोग विस्तार तरीके से देखने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पर आपका आ जाता है आत्मसातकरण, यानी कि इसे कभी कभी आपको समायोजन के नाम से भी देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इसकी विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसातकरण कहलाता है। यानी कि आप पहले से कुछ ज्ञान को अर्जित किए हैं और उस ज्ञान को नए ज्ञान के साथ अगर जोड़ करके बिल्कुल चीज़ों को समझते हैं तो कहीं ना कहीं उसे आत्मसातकरण या फिर हम समावेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको इमेज के माध्यम से भी चीज़ें समझाने की कोशिश की हुई है। रंग के आधार पर आप समावेशन कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक सफ़ेद कलर के मुर्गे को देखते हैं और उसके बाद आप एक ब्लैक कलर के मुर्गे को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप रंग के आधार पर उसमें समावेशन जो है कर ले जाएंगे कि दोनों ही मुर्गे होते हैं, बस इनका रंग जो है वो कहीं ना कहीं अलग है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गई। अब हम लोग आगे अगर बात करें समायोजन क्या होता है, ये दोनों क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं और ये दोनों चूंकि बिल्कुल सेम तरीके से दिखते हैं, इसलिए आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो अगर आप इसे अच्छे से आज समझ लेते हैं तो आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। अब दोस्तों नंबर 2 पर अगर हम लोग बात करें समायोजन के बारे में, यानी कि दोस्तों पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ संबंध बनाना समायोजन कहलाता है। यानी कि अब आप समायोजित कर ले जाते हैं चीज़ों को कि इसमें दोनों में अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए आवाज़ के आधार पर अगर आप समावेशन करना चाहते हैं तो आप कोयल को ले लीजिए और कौवे को ले लीजिए, यानी कि कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है, रंग तो बिल्कुल एक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप इनके आवाज़ के आधार पर बिल्कुल समायोजन कर ले जाएंगे कि ये कोयल है और ये कौवा है। तो यहाँ पर आपको समायोजन और समावेशन अब उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा।
वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है साम्य धारण, यानी कि संतुलन क्या होता है। इसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि जब बालक आत्मसातकरण और समायोजन के द्वारा सामंजस्य या फिर अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाता है तो वह आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित कर लेता है। इसी प्रक्रिया को हम साम्य धारण या फिर संतुलन कहते हैं, अर्थात जब बालक की जानकारियों में कोई भी विरोधाभास नहीं होता है। इसको कैसे हम समझेंगे तो यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक कुत्ता है और एक बिल्ली है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो समावेशन और समायोजन नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल अब वो संतुलन स्थापित कर लेता है। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि अब वो जो है बिल्कुल संतुलन स्थापित कर लेता है कि ये कुत्ता है और ये बिल्ली है। अब दोनों वो अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ जाएगा, यानी कि दोनों में अंतर करना बिल्कुल सीख जाएगा। अगले नंबर पर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। जब बच्चा अपनी जानकारी को सुव्यवस्थित करता है तो उसे हम संगठन कहते हैं, यानी कि बच्चा जो भी जानकारी प्राप्त किया उसको अच्छे तरीके से बिल्कुल संगठित कर लेता है, चीज़ों को बिल्कुल व्यवस्थित कर लेता है, इसी को हम बिल्कुल संगठन कहते हैं। बात करें संगठन के अभाव के बारे में नंबर 4 पर तो देख सकते हैं कि जब शुरुआती आकृति में कोई परिवर्तन होने पर बालक शुरुआती आकृति को भूल जाता है तो उसे हम संगठन का अभाव कहते हैं। जैसे आप इस इमेज के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। जैसे ये आपका जग है, अगर आप उसको जग दिखाएंगे और फिर आप उसको मग दिखाएंगे तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को स्टोर नहीं कर पाता है, अर्थात वो पुरानी आकृति को भूल जाता है कि ये जो इसका डंडी होता है ये पूरा लगा हुआ था और इसका जो डंडी है पूरा नहीं लगा। इस दोनों में यही अंतर है, इसको हम मग बोलते हैं, इसको हम जग बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो शुरुआती आकृति ये आकृति है इसको भूल जाएगा और उसके अंदर यही संरक्षण का अभाव पाया जाएगा। तो यही चीज़ें आपको बिल्कुल समझनी है। ये भी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सीटेट एग्जाम में पूछता है। तो ऐसे ही अगर आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझे रहेंगे तो आपसे कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे तो आप उत्तर को बिल्कुल सही कर ले जाएंगे। अब दोस्तों वहीं पर नंबर 5 पर आपका जो बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो स्कीमा आपका आ जाता है, यानी कि जब बालक की जानकारी के छोटे छोटे खंड जहां वह अपनी जानकारी को सहेज कर रखता है स्कीमा कहलाता है। यानी कि बच्चा अपने छोटे छोटे जानकारी को बिल्कुल अपने कहीं ना कहीं मस्तिष्क में रखेगा तो वही चीज़ें जो सहेज कर रखता है उसी को हम स्कीमा कहते हैं। और यही स्कीम से आपको बिल्कुल फंसाता है कि स्कीमा और स्कीम क्या होता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि छोटे छोटे खंड यानी कि जानकारी को जो सहेज कर मस्तिष्क में अपने रखता है उसे हम स्कीमा कहते हैं। जबकि अगर हम स्कीम की बात करें तो बालक द्वारा किसी कार्य को करने का संगठित यानी कि सही क्रम जो होता है वो स्कीम कहलाता है। जैसे बालक पहले स्नान करता है, फिर भोजन करता है, फिर बैग लेता है और फिर स्कूल जाता है। तो कहीं ना कहीं चीजें बिल्कुल संगठित तरीके से कर रहा है, एक सुव्यवस्थित क्रम के रूप में कर रहा है। यही उसकी एक स्कीम होती है कि बच्चा जो है किसी कार्य को बिल्कुल संगठित तरीके से सही तरीके से कर रहा है। अगले नंबर पर बात करें तो नंबर 7 पर जीववाद आपका आ जाता है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बार बार बन जाते हैं कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता तो वह जीववाद कहलाता है। यानी कि बच्चे को अगर आप दिखाते हैं कि ये सजीव वस्तु है और ये निर्जीव वस्तु है लेकिन बच्चा उनमें दोनों में अंतर नहीं कर पाता है तो यही आपका जीववाद कहलाता है। ये सारी चीज़ें भी आपको बिल्कुल याद करके रखनी है, अपने नोट्स में नोट डाउन भी करके रखनी है या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा चाहते हैं तो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कम से कम 1000 कमेंट करना होगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए और वीडियो को कम से कम 2000 लाइक करना होगा। तो मैं आपको ये जो पीडीएफ है जो कि मैं 99 रुपीज़ में देता हूँ ये आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि आपका आ जाता है वस्तु स्थायित्व। यानी कि यहाँ से भी आपके कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि जब बच्चे को वस्तु भले ही ना दिखे परंतु उसका अस्तित्व रहता है तो उसे वस्तु स्थायित्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चे को आप बिल्कुल खिलौना नहीं देते हैं लेकिन उसे पता है कि खिलौना है तो कहीं वह चीखने चिल्लाने लगता है तो आप उसे खिलौना दे देते हैं। तो यही चीज़ें बिल्कुल वस्तु स्थायित्व कहलाती है। बच्चे को आप भले खिलौना मत दिखाइए लेकिन उसे पता है कि अगर वो रोएगा चिल्लाएगा तो आप उसे कहीं ना कहीं खिलौना वापस दे देंगे। तो यही आपका वस्तु स्थायित्व कहलाता है। तो इसे भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है, चीज़ों को याद करके रखना है। अगले नंबर पर बात करें दोस्तों तो आपका आ जाता है केंद्रीकरण। यानी कि जब बच्चे किसी वस्तु के सिर्फ एक ही पक्ष पर फोकस कर पाते हैं तो इसे हम केंद्रीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप पूरे गाड़ी को उसको दिखाते हैं और वो किसी एक ही पार्ट्स पर फोकस कर पाता है यानी कि पूरा विस्तृत अध्ययन नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं ये केंद्रीकरण का हिस्सा बन जाता है। नंबर 10 पर बात करें अपलटावीपन। यानी कि बच्चा अब जो है जिस बिंदु से आगे निकल जाता है उस बिंदु पर वापस लौट नहीं पाता है तो इसे हम अपलटावीपन कहते हैं। अर्थात इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। जैसे मान लीजिए आपने उसको बताया कि 2 और प्लस 3 ये इक्वल टू 5 होते हैं लेकिन अगर आप वही प्रश्न रिपीट करके उसको दे देंगे कि अब आप 3 और 2 को बिल्कुल जोड़ करके बताइए कितना होता है तो बच्चा कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर अपलटावीपन की जो गुण है वो अभी विकसित नहीं हुई है। तो अपलटावीपन का मतलब आप बिल्कुल समझ गए कि बच्चा जो है जिस बिंदु से आगे निकल जाता है उस पर वापस नहीं लौट पाता है।
वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है अहम केंद्रिता। यानी कि इसमें बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है, सोच रहा है, सब सब कुछ ठीक ही है। अर्थात बच्चे सिर्फ अपने दृष्टिकोण को ही वरीयता देते हैं। यानी कि बच्चा ये समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही बिल्कुल सही है। इसी को हम अहम केंद्रिता कहते हैं। यानी कि वो दूसरे के बातों को नहीं मानता है, वो जो कुछ भी करता है अपने अनुसार करता है, और जो करता है वो ये मान के करता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब वहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जीन पियाजे साहब ने बिल्कुल संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई हुई हैं, जो कि निम्न है। देख सकते हैं कि पियाजे के सभी चरण जो होते हैं वो गुणात्मक यानी कि गुणों पर आधारित है। पियाजे के सभी चरण स्थिर है, जिनका क्रम बदला नहीं जा सकता। ये आपको डायरेक्ट पॉइंट बिल्कुल याद करके रखने हैं। पियाजे के अनुसार बालकों का जो चिंतन होता है वयस्कों के से प्रकार में अलग होता है। बात करें दोस्तों इसके काल के बारे में तो देख सकते हैं कि जो संवेदी पेशी अवस्था का काल होता है वो 0 से 2 वर्ष का होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि संवेदी पेशी अवस्था का जीवन काल क्या होता है, तो 0 से 2 वर्ष का होता है। इसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों यानी कि आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से चीजों को सीखता है। इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण भी पाया जाता है। बात करें यहाँ पर वस्तु अस्थायित्व के बारे में तो यानी कि वस्तु अस्थायित्व का मतलब अगर हम समझे तो बच्चा जानता है कि चीजें यहीं पर हैं, बस उसके रोने और चिल्लाने से वो चीजें मिल जाएंगी, यानी कि उसका अभाव नहीं है। तो इसी को हम वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। यानी कि बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। यानी कि बच्चे को पता है कि वस्तु जो है वो कहीं ना कहीं रखी हुई है, अगर हम चिल्लाएंगे, रोएंगे तो हमको ये चीजें बिल्कुल मिल जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं गुण जो है वो आपके संवेदी पेशी अवस्था में बिल्कुल पाया जाता है। यानी कि अगर इसकी हम एक लाइन में विस्तार से बात करें तो देख सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों यानी कि आँख, कान, नाक एवं जीभ, त्वचा के माध्यम से चीजों को सीखता है। इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छुपी हुई वस्तुओं को बिल्कुल ढूंढ लेता है। अब दोस्तों वहीं पर अगले नंबर पर बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में तो देख सकते हैं कि ये जो इस अवस्था का जीवन काल होता है वो 2 से 7 वर्ष का होता है। यानी कि 0 से 2 वर्ष तो आपका जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं संवेदी पेशी अवस्था का हो जाता है, और 2 से 7 वर्ष जो होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पहला क्वेश्चन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से यही बन जाता है कि इसका जीवन काल कितना होता है। तो ये चीजें बिल्कुल आपको नोट डाउन करके रखनी है। अर्थात इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसी अवस्था में केंद्रीकरण, जीववाद, अहम केंद्रितता, अपलटावीपन आदि का गुण पाया जाता है। अब ये सभी चीजें क्या होती हैं इसके लिए मैंने आपको बार बार बता दिया कि आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, यानी कि इससे पहले की जो वीडियो है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगी कि केंद्रीकरण क्या होता है, जीववाद क्या होता है, अहम केंद्रितता क्या होता है और अपलटावीपन क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर अब मैं इन सब चीजों पर बिल्कुल एक्सप्लेन करने लगूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। वहीं पर अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, ऊंचाई, भार आदि के संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट की कमी भी इस अवस्था में होती है। यानी कि बच्चा मुद्रा संप्रत्यय क्या होता है, मुद्रा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दूरी क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है, ये सभी चीजें बिल्कुल अभी समझ नहीं पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अभी ये कॉन्सेप्ट को समझने की कमी होती है। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि ये जो स्टेज होता है ये 7 से 11 वर्ष का होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से यही बन जाएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या होता है, यानी कि स्टेज क्या होता है। तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि ये 7 से 11 वर्ष तक का होता है। इस अवस्था में बालक नंबर 1 पर देख सकते हैं कि इस अवस्था में बालक जो है मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। मूर्त वस्तुओं के मतलब आप मान लीजिए कि उसके सामने कोई भी वस्तु रख लेते हैं तो उसके बारे में कहीं ना कहीं वो चिंतन करना अब प्रारंभ कर देता है। बालक के चिंतन में उत्क्रमणशीलता यानी कि पलटावीपन गुण आ जाता है। अब वह समझने लगता है कि 3 + 2 5 कैसे होगा और 2 + 3 5 कैसे होगा। पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप पिछली वीडियो को देख लीजिए। अपलटावीपन क्या होता है, यानी कि 3 + 2 को करके देते हैं कि 5 होता है तो वो चीजें समझ जाएगा, लेकिन अगर आप उसको 2 + 3 करके देंगे तो वो नहीं समझ पाएगा कि अब ये 5 कैसे आ गया। लेकिन यहाँ पर ये चीजें बिल्कुल विकसित हो जाती हैं, उसके अंदर अब पलटावीपन का गुण आ जाता है। नंबर 3 पर बात करें तो बालक दिन, तारीख, समय, महीने, वर्ष बताने के योग्य हो जाता है। यानी कि अब वो चीजें समझ गया है कि दिन क्या होता है, तारीख क्या होता है, महीना क्या होता है, समय क्या होता है और वर्ष क्या होता है। बालक लंबाई, चौड़ाई, वजन, तरल और तत्वों के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान भी कर लेता है। बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने के योग्य हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि बिल्कुल नाम से क्लियर हो रहा है कि अब बच्चा कहीं न कहीं मूर्त चीजों पर चिंतन करना प्रारंभ कर देता है।
अब वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि बालक वस्तुओं के मध्य समानता, असमानता, संबंध, दूरी और विसंगतता को समझने लगता है। यानी कि दो चीजों के मध्य में क्या समानता है, क्या असमानता है, दो दो जगहों के बीच में क्या दूरी है, क्या विसंगतियां हैं, ये सारी चीजें भी बच्चा अब कहीं ना कहीं समझने के योग्य हो जाता है, क्योंकि अब वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बिल्कुल पहुंच चुका है। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि बालक उचित और अनुचित को समझने लगता है कि क्या उचित है। मान लीजिए आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो उचित है कि नहीं है, अनुचित है कि नहीं है, ये सारी चीजें बिल्कुल अब कहीं ना कहीं बच्चा समझने लगा है। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि वस्तु की लंबाई वजन के अनुसार उनको क्रम में लगा सकता है। यानी कि अब बच्चा ये सीख गया है कि किस वस्तु की कितनी लंबाई है, कितना वजन है, वो बिल्कुल क्रम से, सिस्टम से सारी चीजों को बिल्कुल लगा सकता है। यानी कि अब वो ये सारी चीजें बिल्कुल भी समझ सकता है। अब वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि आगमनात्मक तर्कड़ा इसी अवस्था में आ जाती है। यानी कि बालक जो है अब वह उदाहरण के ऊपर आधारित होकर के बिल्कुल तर्क देना सीख गया है, क्योंकि ये इसी अवस्था में ये सारी चीजें बिल्कुल बालक के अंदर डेवलप हो जाती हैं। अब वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है अमूर्त, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों ये आपको बार बार कभी कभी आपको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों नाम को बिल्कुल सम्मिलित कर लिया, आपको बिल्कुल भी भ्रम में नहीं पड़ना है। अगर कोई भी नाम आपसे पूछे तो आपको ये समझ के चलना है कि ये दोनों नाम एक ही है और इन्हीं के बारे में आपसे बिल्कुल प्रश्न कर रहा है। सबसे पहले तो आपका प्रश्न यहाँ से यही बन जाता है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो स्टेज होता है, यानी कि इसका जो काल होता है, क्या होता है, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि 11 से 15 वर्ष का इनका जो काल होता है। अब इसमें बालक बिल्कुल कैसा होता है, अगर हम इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि बालक में अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। यानी कि अब तक तो वो मूर्त चिंतन करता था, लेकिन इसमें जो है वो मूर्त और अमूर्त दोनों चीजों पर बिल्कुल चिंतन कर सकता है। बालक में सभी प्रकार के संप्रत्ययों का समुचित विकास हो जाता है, यानी कि सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ जाता है, क्योंकि उसके अंदर अब कहीं न कहीं चीजों का विकास अच्छे तरीके से हो गया है। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि इस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। यानी कि अगर आप उसे परिकल्पना के आधार पर कोई चीजें बताते हैं और उसके बारे में वो चिंतन करने के लिए कहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो परिकल्पनात्मक चिंतन भी कर लेता है। यानी कि परिकल्पना के आधार पर भी अब वो चिंतन को करना सीख गया है। अगले नंबर पर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं कि बालक के चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है एवं अब सारी चिंतन करने लगता है। यानी कि दोस्तों अब बच्चा जो है वो पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से चिंतन करने के योग्य हो गया। अब आप किसी भी टॉपिक पर, कोई भी वस्तु पर आप उसे पूर्ण तरीके से चिंतन करवा सकते हैं। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि निगमन तर्क, यानी कि नियम से उदाहरण का विकास हो जाता है। वो चीजों को नियम से उदाहरण की तरह समझने लगता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर अब ये सारी चीजें भी डेवलप हो गई। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निगमन तर्क का विकास किस अवस्था में हो जाता है, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में निगमन तर्क का विकास हो जाता है। यानी कि नियम से उदाहरण की तरफ समझने का जो विकास है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बिल्कुल हो जाता है। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि समस्या समाधान योग्यता का भली प्रकार विकास हो जाता है, जबकि बालक की अवलोकन क्षमता, तर्क करने की क्षमता, सोचने विचारने की क्षमता, कल्पना करने की शक्ति तथा आदि का प्रयोग जो है वो आधार पर निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त क्षमता का विकास भी इसी अवस्था में हो जाता है। यानी कि दोस्तों ये एक लाइन जो है वो आपको कई सारे क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम में देने वाला है, तो इस लाइन को अच्छे से आपको बिल्कुल समझ के चलना है कि बालक की जो अवलोकन क्षमता होती है, वो तर्क करने की शक्ति होती है, सोचने विचारने की जो शक्ति होती है, कल्पना करने की जो शक्ति होती है, आदि जो सभी शक्तियां होती हैं, वो उनका कहीं ना कहीं विकास हो जाता है। उनके अंदर कहीं ना कहीं ये क्षमता आ जाती है कि अब वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये चारों जो संक्रियात्मक अवस्थाएं थी उनके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई हूँ। अगर आपको चीज़ें एक बार में समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। कल की जो अपनी क्लास होगी वो लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के बारे में बिल्कुल होने वाली है। यानी कि इन्होंने जो नैतिकता का सिद्धांत दिया था उसके बारे में अपनी क्लास होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से लॉरेंस कोहेलबर्ग साहब के जो ये सिद्धांत है इनको भी मैंने बिल्कुल विस्तार तरीके से बिल्कुल सजाया हुआ है। अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बिल्कुल उठा के यहाँ पर मैंने आपको रखने की कोशिश की है, देने की कोशिश की है, ताकि आपको एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाए और अच्छे तरीके से आप लॉरेंस कोहेलबर्ग साहब को भी पढ़ सकें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दे जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।